चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट टॉपिक। आज का टॉपिक है इवैल्यूएशन एंड एडॉप्टेशन, लाइफ साइंस का चैप्टर नंबर 4, इवैल्यूएशन एंड एडॉप्टेशन। सबसे पहले इवोल्यूशन क्या होता है सर? इवोल्यूशन इज अ स्लो, इवोल्यूशन कौन सा प्रोसेस है सर? स्लो प्रोसेस। सबसे पहले अगर पूछा जाए इवोल्यूशन कैसे होता है सर? स्लो प्रोसेस। इवोल्यूशन इज अ स्लो बट ग्रेजुअल प्रोग्रेसिव प्रोसेस। कभी भी इवैल्यूएशन में रिपीटेशन नहीं होता, मतलब उल्टा नहीं होता। एक बार जो हो गया, आगे बढ़ गया है तो वो आगे बढ़ेगा, पीछे नहीं आएगा। और जो आगे बढ़ने की जो प्रक्रिया है बहुत तेजी से नहीं होगा, बहुत स्लो तरीके से होगा। इवोल्यूशन इज अ स्लो बट ग्रेजुअल प्रोसेस, प्रोग्रेसिव प्रोसेस बाय विच अ सिंपल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म, बोल रहे ऑर्गेनिज्म ग्रेजुअली बिकम अ कॉम्प्लेक्स। ये क्या बनेगा बेटा? एक सिंपल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म जो होगा वो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, मतलब अपने आप को ज्यादा तेज कर लेगा, इंक्रीमेंट कर लेगा, मतलब प्रोग्रेसिव हो जाएगा इन अ कोर्स ऑफ टाइम। किसके साथ? समय के साथ साथ। एक साथ नहीं होगा, एक अचानक नहीं होगा, स्पीड में नहीं होगा, स्लोली होगा। बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्टिव, बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, वेरिएशन और हेरिडिटी। तीन के कारण, रिप्रोडक्शन के कारण, वेरिएशन के कारण और हेरिडिटी के कारण, रिजल्टिंग इन इनटू द ओरिजिन ऑफ अ न्यू स्पेसिस। कि जो नए बच्चे जन्म लेंगे उसमें उस चीज का क्या होगा? प्रोग्रेस होगा। इवोल्यूशन कौन सा वर्ड है बेटा? लैटिन वर्ड है, उसको इवोल्यूअर बोलते हैं, जिसका मतलब अनफोल्ड, द मीनिंग द अनफोल्ड ऑफ लाइफ, अनफोल्डिंग ऑफ लाइफ। इसको फोल्ड नहीं किया जाता, मतलब रिपीट नहीं किया जाता। ये एक बार आगे बढ़ गया तो बस आगे ही बढ़ता चला जाएगा, कोई दिक्कत है। ह्यूमन का अगर बोला जाएगा तो ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे हुआ है? हम लोग बंदर थे पहले, फिर बंदर से हम लोगों ने धीरे धीरे क्या चीज, हम लोगों ने लगा, हम लोगों ने टेल का प्रयोग करना छोड़ दिया, पेड़ पे चढ़ना छोड़कर चलना चालू किया, तो टेल का प्रयोग कम हो गया, तो धीरे धीरे टेल क्या हो गया सर? गायब हो गया। हम लोग का यहाँ पर अपेंडिक्स था, अपेंडिक्स था अभी बॉडी के अंदर। अपेंडिक्स एक क्या है? अपेंडिक्स का काम क्या था? अपेंडिक्स का सिंपल सा काम है कि कच्चा जो चीज हम लोग खाते थे, पहले जंगल में रहने वाले लोग जो होते थे वो जानवर को मारे, उसका कच्चा खाते थे। आग का आविष्कार नहीं हुआ था, जब तक फायर का आविष्कार नहीं हुआ था लोग कच्चा मांस खाते थे। तो कच्चा मांस को पचाने के लिए डाइजेशन सिस्टम में एक अपेंडिक्स का काम होता था, जो कच्चे चीजों को पचाने में मदद करता था। फिर जैसे जैसे आग का आविष्कार हुआ लोग पकाना चालू किए, पकाना चालू कर दिए, तो अपेंडिक्स अपना रोल छोड़ दिया। तो हमारा रोल किसका आ गया? स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन का। ये पके हुए खाने को पचाने में मदद करता था। तो अपेंडिक्स का रोल खत्म हो गया, फंक्शन खत्म हो गया। क्या वो हुआ? हमारे बॉडी से गायब हो गया? नहीं, हमारे बॉडी में पड़ा रहा। फिर धीरे धीरे कई सालों तक, अब कई कई पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब हम लोग के बच्चे, फिर उनके बच्चे, उनके बच्चे, ऐसे कई पीढ़ियों तक भी उसका प्रयोग नहीं होने लगा। फिर उसके साइज छोटा होते 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 अभी तक हमारे बॉडी में एक है। अब आने वाले 15-20 और 3-4-5 सिविलाइजेशन के बाद वो भी गायब हो जाएगा, क्योंकि प्रयोग करना हम लोगों ने बंद कर दिया। कोई दिक्कत है? तो उसी तरह इवोल्यूशन का मतलब होता है कि हम लोग जो टाइम के अनुसार धीरे धीरे जो हमें चेंजेस आता है, हम एक सिंपल फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। इस कन्वर्शन प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इवोल्यूशन। कोई दिक्कत है? अब इसके अंदर बहुत सारे थ्योरीज है, उन सारे थ्योरीज के अनुसार इवोल्यूशन को हम लोग देखेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक एकदम दिक्कत नहीं है। आइए जरा पढ़ते हैं जो एग्जाम के पर्पज से आपको पढ़ना है। सबसे पहले इसमें क्या पढ़ना है? कौन सा थ्योरी? एक सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी, इसका नाम है बिग बैंग थ्योरी। क्या है? बिग बैंग थ्योरी। याद रहेगा, पहले ये उतर गया क्वेश्चन सबका। इवोल्यूशन का डेफिनेशन सबकी बुक में है, ठीक है? तो वहां से आपको पढ़ना था। क्या है वो समझ में आया जो मैंने लिखा बोर्ड में? तो एक एक करके हम थ्योरी का एक्सप्लेन करते हैं। देख लीजिएगा, उतारना किसी को नहीं है, खाली बोर्ड को देखना है, क्योंकि सबका डेफिनेशन बुक में साफ साफ लिखा है और सब कुछ आपके पास अवेलेबल है। बस खाली समझाने के लिए मैं आज आपको बुलाया हूँ। वो दो चीज मैं आपको आज समझा दूंगा। एक क्या चैप्टर नाम? 4, चैप्टर 4 आज मुझे खत्म करना है। बिग बैंग थ्योरी। सब बिग बैंग थ्योरी क्या है? ऑलमोस्ट 13.8 बिलियन अगो जो बिग बैंग थ्योरी था वो एक दिन में बनने वाला थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी जो एक दिन में बनने वाला थ्योरी नहीं है। ऑलमोस्ट कितने साल पहले का है बेटा ये? 13.8 बिलियन ईयर अगो। आज से लगभग 13.8 बिलियन ईयर अगो, ठीक है? ऐसे आज से 13.8 बिलियन ईयर अगो में क्या हुआ था सर? आज से 38 बिलियन ईयर अगो विथ द, बोल रहे हैं, एक्सप्लोसिव ऑफ अ टाइनी dense or with the infinite gravity singularity the universe come into existence and it expand, still expanding at the speed of a higher than the speed of light. अच्छा, लाइट का स्पीड कितना है? लाइट का स्पीड को तुमसे पूछे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये क्या है बेटा? स्पीड ऑफ द लाइट है। क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है, मतलब लाइट के स्पीड से भी बहुत तेज,
लाइट का स्पीड से भी बहुत तेज गति से हमारे यूनिवर्स का एक्सपेंशन चालू हुआ, यूनिवर्स का बढ़ना चालू हुआ। यूनिवर्स में प्लैनेट, सब प्लैनेट्स, तुम्हारा क्या नाम है, कॉमेट्स, तुम्हारा बहुत सारी चीजों का क्या हुआ, आविष्कार होना चालू हो गया। उसके बारे में चीजें को पता हो, लोगों को चलना चालू, वैज्ञानिक लोगों ने, साइंटिस्ट लोगों ने इसके बारे में एक्सपेंशन किया, उसके बारे में पता लगाया, तो बताया कि यूनिवर्स धीरे बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कितना तेजी से बढ़ रहा है? लाइट ईयर की स्पीड से भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। The dust particle gases combine to form a galaxy, star and other celestial object. Among millions of galaxy occur galaxy is the Milky Way galaxy. अच्छा, हम लोग कैसे कौन सी गैलेक्सी में रहते हैं? हम लोग असली में जिस चीज हम लोग गैलेक्सी में रहते हैं उसका नाम है मिल्की वे, हिंदी में बोलते हैं आकाश गंगा। हम लोग आकाश गंगा नामक गैलेक्सी में रहते हैं। आकाश गंगा केवल एक गैलेक्सी है जिसके अंदर हम लोग को बारे पढ़ते हैं। ऐसे लाखों लाखों मात्रा में लाखों गैलेक्सी हमारे यूनिवर्स में लाई करते हैं। केवल एक गैलेक्सी जिसके अंदर हम लोग बात करते हैं, हम लोग पढ़ाई करते हैं, उसका नाम है आकाश गंगा। लेकिन वैसे लाखों गैलेक्सी हमारे यूनिवर्स में, पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में घूम रहे हैं। ठीक है। Among many solar system, our solar system has a sun in the middle. हमारे सोलर सिस्टम में सन मिडिल में है। With the many planet revolve around it. Earth was found 4.5 billion year ago. अर्थ का आविष्कार कब से, की खोज कैसे पता चली हम लोग को? अर्थ का आविष्कार क्या नाम, कब से अर्थ का वो एग्जिस्टेंस हुआ? 4.5 बिलियन ईयर अगो। कब से? 4.5 बिलियन ईयर अगो अर्थ का हुआ। एंड द लाइफ ओरिजिनेटेड अमंग 3.7 बिलियन ईयर अगो। और उसमें जीवन संभव कब से माना गया है? 3. ये सारा का सारा एंटिसिपेशन है। एग्जैक्ट किसी को पता है कि कोई लाइफ हम क्या चला बता रहे मैडम? जीवन, धरती पे जीवन का बता रहे हैं। तो जीवन था तो फिर लिखने पढ़ने का बात कहां से आ गई? तो हम लोग एक अंदाजा लगा रहे हैं कि पूरे हमारे वर्ल्ड का, हमारे यूनिवर्स का के बारे में लोगों को पता चला था 13.8 बिलियन ईयर अगो। ये धरती के बारे में 4.7 और लाइफ एग्जिस्टेंस 3.7 बिलियन ईयर अगो पता चला। हाउ वाज द एटमॉस्फेयर फॉर्म ऑन द अर्थ? हमारे एटमॉस्फेयर हमारे अर्थ में कैसे बना? क्योंकि हम जानते हैं, हम लोगों ने आपको ज्योग्राफी के क्लास के टॉपिक में एटमॉस्फेयर पूरा क्लियर किया था। एटमॉस्फेयर के साथ धरती में ही लाइफ क्यों एग्जिस्ट करता है, बाकी प्लेनेट में लाइफ एग्जिस्ट क्यों नहीं करता? केवल एक लॉस नाम कारण है सर, एटमॉस्फेयर। धरती में एटमॉस्फेयर पाया जाता है, बाकी किसी में भी एटमॉस्फेयर नहीं पाया जाता। और एटमॉस्फेयर में कितने लेयर होते हैं सर? एटमॉस्फेयर ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, फिर थर्मो और आइनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। ये 5 चीजों लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर होता है जो हमें प्रोटेक्ट करता है। किससे? ये 5 लेयर हमको प्रोटेक्ट करता है हमारे सन के अल्ट्रावायलेट रे से, सर कॉमेट्स की भिड़ने से। हम मतलब धरती को प्रोटेक्ट करता है और इस ऑक्सीजन का और डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस का प्रेजेंस होने में हमको मदद करता है। इसीलिए धरती में लाइफ एग्जिस्ट करता है। अदरवाइज किसी और प्लैनेट में लाइफ एग्जिस्ट इसलिए नहीं करता कि वहां पर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं है। आपको यहाँ से ऑक्सीजन टैंक लेकर जाना पड़ेगा, उसको पहनना पड़ेगा, तो वहां सांस आप ले पाइएगा। अदर प्लैनेट में लाइफ एग्जिस्ट नहीं करता एज पर द साइंटिस्ट। अब कोई वहां पे एलियन रहता है, ये तो बहुत ज्यादा सोच की बात है। अभी तक जहां बात करोगे किताबों में क्या बातें लिखी है कि धरती के अलावा किसी और प्लैनेट में कोई भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करता है। Earth originated almost 4.6 billion year ago. It was extremely hot and had molten surface. कुछ सबको पता है कि धरती का निर्माण कैसे हुआ बेटा? धरती क्या हुआ, क्या था? सन के सामने, सन इज अ स्टार, सन इज अ स्टार। सन के सामने एक और बड़ा सा स्टार आया था, जो 2 स्टार के दोनों में क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स था। तो अदर स्टार के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण सन से बहुत सारे पार्ट निकले। अग्नि का बोला, आग का, सन इज ये रिंग ऑफ फायर, सबको जानता है। उससे आग की चिंगारियां निकली। ऐसे लाखों चिंगारी निकल के हमारे यूनिवर्स में फैल गया। उसमें से क्या होने लगा, कुछ समय बाद वो ठंडा होना चालू हो गया। और जब भी कोई मैग्मा धीरे धीरे ठंडा बनता है, लावा बनता है। हाँ, तो वो जब वो क्या करने लगा, फिर एक ग्रेविटेशनल पुल के कारण, सन बीच में होने के कारण ग्रेविटेशनल पुल चारों तरफ क्या करना, घूमने लगा। ऐसे लाखों जो प्लैनेट से लाखों चीजें हैं जो सन की तरफ घूम रही है। अब हम लोगों ने बोला इसमें किसको हम लोगों ने प्लैनेट माना, किसको नहीं माना। स्टार्टिंग के समय में 10 प्लैनेट माना गया था। कार्ला नाम का एक प्लैनेट था, प्लूटो को प्लैनेट माना गया। फिर साइंस ने और डेवलप किया और जानकारी देखा, तो फिर प्लैनेट के फीचर्स ये था कि जो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, एक एक्सिस को रिवॉल्व पकड़कर, और उसका एक क्या नाम था, एक टाइम लिमिट फिक्स किया गया, इतने समय में एक रिवॉल्यूशन करने का। हाँ, वो अपना क्या नाम है, एक्सेस को भी चेंज नहीं करेगा और इवोल्यूशन का एकदम पूरा कर लेगा, तो उसको हम प्लैनेट बनाता है। तो प्लेटो को पहले बोला गया था, नहीं प्लेटो को देखा गया, प्लेटो क्या करता है, वो ये अपना ऑर्बिट को चेंज करता रहता है।
वो अपने ऑर्बिट को चेंज कर रहा है, कभी इस ऑर्बिट में कभी उस ऑर्बिट में, ये अपना एक कोई पाथ नहीं पकड़ रहा, निश्चित चीज नहीं पकड़ पा रहा है। और इसका रिवॉल्यूशन का टाइम भी कभी कभार एक रिवॉल्यूशन करने में इसको 50 समय तो कभी कम समय लग जा रहा है, कभी ये रिवॉल्यूशन का पाथ चेंज कर दे रहा है। इस कारण से इसको प्लेटो का लिस्ट से हटा दिया गया। लेकिन फिर भी ये भी इसका मतलब ये नहीं है कि ये इसको डॉर्फ प्लैनेट बुलाता है। लेकिन ये याद रखना बेटा कि ये प्लैनेट अभी भी क्या नाम है तुम्हारा, प्लूटो जो है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे अदर चीजें जो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, तो उसके आधार पे क्या किया गया, हम लोग सेग्रीगेशन किया गया। लेकिन मैं कहूंगा कि धरती पे जो धरती है वो क्या है, ये सन से निकला हुआ एक पार्ट है जो आग का गोला था, इसीलिए धरती के अंदर मैग्मा है। अगर तुमसे बुलाया था बच्चे क्लास तुम 6-7 में पढ़े होगे, धरती का 3 लेयर होता है। एक होता है सीमा, सियाल, नीफे, पढ़ा था सब कोई। सीमा किसको बोलते हैं, सिलिकॉन और एल्युमिनियम का मिलकर बना होता है। सियोल किसको बोलते हैं, सियोल सिलिका और एल्युमिनियम, सीमा सिलिका और मैग्नीशियम, और नीफे होता है निकेल और आयरन। इसके मिलके जो एलिमेंट बनता है उसको बोलते हैं, ये धरती का 3 लेयर ऑफ धरती का है। पहला लेयर क्या होता है, आउटर मोस्ट लेयर होता है जो बहुत ही हार्ड होता है। उसके बाद नीचे का जो लेयर होता है बहुत ही हार्ड, टेम्परेचर जितना तुम नीचे जाओगे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बहुत हाई होता जाएगा। और ज्यादा नीचे गहराई जाने पर वहां पे कोई भी तुम्हारा सॉलिड अवस्था में जैसे सबको लिक्विड में कन्वर्ट पड़ रहा है, इतना हाई टेम्परेचर है नीचे में। क्लियर है। फिर ये क्वेश्चन समझ आता है, सर मान लीजिए मेट्रो के नीचे एसी ही क्यों लगाया गया है, एसी के अलावा तो काम चल सकता था, कभी नहीं हो सकता था। जब भी तुम नीचे ज्यादा गहराई में जाओगे, और हमेशा कोई अंडरग्राउंड कोई भी चीज होता है, जितना तुम नीचे गहराई में जाओगे वहां पर एयर प्रेशर कम होता है, वहां गर्मी बहुत लगेगा, तो वहां पंखा से काम चल ही नहीं सकता। इसीलिए याद रखना कि जितने गहराई वाला जो भी काम होगा, अंडरग्राउंड कुछ भी होगा, वह मैंडेटरी है कि हाई वॉल्यूम, हाई वोल्टेज और हाई पोटेंशियल का उसका क्या होना चाहिए, उसका एसी होना चाहिए। अदरवाइज वहां पर सर्वाइव कर पाना, वहां सांस ले पाना लोग को मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जो कैनिंग का काम करता है उसके यहाँ पर काम करने का डे बहुत कम होता है, कि ज्यादा गहराई में जाने पर हमारे लंग्स में केमिकल्स का इनहेशन हो जाता है, हमारे लंग्स और फेफड़े में कैंसर नाम की बीमारी पैदा हो सकता है, अगर वहां पे एयर हमको सांस लेने को नहीं मिलेगा। तो क्लियर है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं आज इवोल्यूशन में। पहला टॉपिक क्या मैंने बताया बेटा, अर्थ ओरिजिनेट अबाउट ऑलमोस्ट 4.6 बिलियन ईयर अगो, इट वाज एक्सट्रीमली हॉट एंड हैड मोल्टेन सरफेस। हाँ सर, और पूरा गर्म है और पूरा मोल्टेन सरफेस है। दिस सरफेस रिलीज मेनी गैसेस, इस सरफेस में बहुत सारे गैसेस पाया जाता है। इसका नाम है NH3, CH4, H2O और CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मीथेन और नाइट्रोजन हाइड्राइड पाया जाता है। द यूवी रे जो होता है सर, अल्ट्रा वायलेट रे, कौन सा रे, यूवी रे कमिंग फ्रॉम द सन broke H2O molecule and resulting in the formation of H2 plus O2. H2 being the lighter element left atmosphere, and O2 combined with the CH4 and NH3 to form H2O. This resulting the rain. In this rain contain the millions of years and resulted in the formation of ocean, hot and ozone layer and also formed, and the temperature started to reducing. It was still too hot. Those the primitive atmosphere was reducing the oxygen absent. मतलब बोला जा रहा है कि सर यूवी रे क्या करता है, सन का जो अल्ट्रावायलेट रे आता है ये क्या करता है, एटमॉस्फेयर में जो वाटर का पार्टिकल्स होता है उसको H+ एंड OH- आयन में ब्रेक करता है, मतलब H2 और O2 में ब्रेक करता है। और ये जो H2 और O2 होता है ये हमारे एनवायरमेंट में पाए जाने वाले मीथेन और नाइट्रोजन हाइड्राइड से जाकर रिएक्ट करता है, और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैस के मॉलिक्यूल्स बनाता है, और इससे क्या होता है, बारिश करवाता है। और बारिश की जब फॉर्म होता है इससे ओशन और हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेक्स क्या होता है, फॉर्म होता है, वो फिलअप होता है। क्लियर है। ये एटमॉस्फेरिकल रेन के बारे में आपको समझाया गया। ओरिजिन ऑफ लाइफ, अब आते हैं हम लोग लाइफ के बारे में कि लाइफ का कैसे हुआ। नो एविडेंस। अच्छा, ओरिजिन ऑफ लाइफ का कैसा क्वेश्चन ये है सर, नारियल में पेड़ में पानी कहाँ से आया, दुकाटी में सुगंध कहाँ से आया, ये सब जो बवाल है ना, वही बात है कि अभी भी साइंटिस्ट लोगों ने मनुष्य के लाइफ का एग्जिस्टेंस के बारे में क्लियर नहीं बताया। शास्त्रों में जो लिखा गया है, शास्त्र की भाषा आपको साइंस में नहीं लिखनी है कि नारद जी ने कहा था दो इंसान जन्म लिए थे फिर सब उसके पुत्र, ये सब भाषा एग्जाम में नहीं लिखने हैं आपको। साइंस में केवल आपको लिखना है कि सब नो एविडेंस बट theory are given which can be accepted or rejected on the basis of some experiment। कॉमन सेंस की बात है, कोई भी एविडेंस नहीं है, सब लोग अपना अपना थ्योरी दे रहे हैं। थ्योरी का मतलब होता है एज पर माई व्यू, एज पर द एक्सपीरियंस ऑफ द स्टडी ऑफ द वेरियस टाइप्स ऑफ बुक्स, माई व्यू इज दैट। माई व्यू का मतलब थ्योरी, कभी हम बोलते हैं ना सर डाल्टन थ्योरी, कभी हम बोलते हैं सर ये क्या नाम, नरसिम्हा कमेटी थ्योरी। थ्योरी का मतलब होता है उसके हिसाब से, अभी तक वो अप्रूवल नहीं किया गया है, उसको कोई डेफिनेशन नहीं माना गया है। इसलिए कब कोई इंसान कुछ बोलता है तो बोलता है एज पर देयर कंसर्न, उसके अनुसार। क्योंकि जब अगर कंफर्मेशन हो जाता है, कोई इसके ऊपर साइंटिफिक प्रूफ लग जाता है, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलते हैं ये इज कंफर्मेशन अबाउट द कंसर्न। बट जहां पर अभी हम लोग कंफर्मेशन नहीं बोलता उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्योरी। क्या बोलते हैं,
थ्योरी। तो अभी पूरा ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में थ्योरी है सर, तो ये कॉन्सेप्ट खत्म। यहाँ तक का जो टॉपिक है बिग बैंग थ्योरी, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये थ्योरी बताता था कि धरती में लाइफ के एग्जिस्टेंस के बारे में। तो इवैल्यूएशन से रिलेटेड तो सब कोई टॉपिक ही नहीं यहाँ पे अभी तक आया, बस ये बताया धरती के बारे में जो आपको सुन लेना था, तो चार छोटा मोटा क्वेश्चन पूछ लेगा जो काम का था। अब आते हैं मेन थ्योरी में, थ्योरी ऑफ एटर्निटी। आइए, थ्योरी ऑफ इटर्निटी, यहां से भी चालू होता है आपका इवैल्यूएशन का टॉपिक। क्या अभी तक धरती की थ्योरी के बारे में कोई दिक्कत है आपको? बिग बैंग थ्योरी समझ में आपको अच्छे से आ गया होगा क्योंकि आप ज्योग्राफी से रिलेट कर पाए थे। दिस थ्योरी स्टेट्स दैट लाइफ कैन नॉट बी क्रिएटेड, इट इज प्रेजेंट सिंस द वेरी बिगिनिंग। बोला है ये थ्योरी बताता है कि लाइफ को तुम क्रिएट नहीं कर सकते हो। स्टार्ट बोला है, दिस थ्योरी स्टेट दैट द लाइफ कैन नॉट बी क्रिएटेड, इट इज अ प्रेजेंट सिंस द वेरी बिगिनिंग। लाइफ के बारे में, लाइफ जो धरती में जीवन है बहुत पहले से चलता आ रहा है, इसको कोई क्रिएट नहीं किया है, तो किसी का क्रिएशन नहीं है, कोई भगवान की उपस्थिति के बारे में यहाँ पे साइंस ने सीधा डिनाई कर दिया है। थ्योरी ऑफ अ स्पेशल क्रिएशन, दिस थ्योरी स्टेट दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म वेयर क्रिएटेड बाय गॉड एंड दे आर डाइवर्सिटी अमंग देम एग्जिस्टेंस सिंस द टाइम ऑफ देयर क्रिएशन। दिस इज अ फुल्ली बेस्ड ऑन द रिलीजियस बिलीफ। अच्छा, कॉमन सेंस की बात है, अगर तुमको ये थ्योरी बोला जाए, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, ये तो साफ समझ में आ रहा है कि ये थ्योरी रिलीजियस के बेस के ऊपर, किसके ऊपर है? धर्म के आधार पे कहा जा रहा है कि सर कि यहाँ पे धरती में मानव का अवतार भगवान ने किया था, और हर इंसान में जो कैरेक्टर उसका डिफरेंट होता है, उसमें किसका योगदान है? सर भगवान का योगदान है कि भगवान ने हर इंसान को अलग अलग बना के टैलेंट देके भेजा है। और लोग ये कहते भी है कि सबके पास अलग अलग ऐसा कैरेक्टर होता है जो दूसरे में ऐसा नहीं है। बस आपको बस वही खोजना अपने अंदर कि ऐसा मेरे में क्या खूबी है जो मेरे में ऐसा है कि मेरे को वो करने में आपको कभी कुछ दुख नहीं होता, मजा आता है। हम तो मेरे से लाइफ में एक बार बोला है, किसी को भी लाइफ में जो करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पढ़ाई करने के साथ, पढ़ाई छोड़ के लाइफ में आज तक एग्जिस्टेंस ऑफ सर्वाइवल नहीं है। तो लेकिन आपको अपने पैशन को देखना है, जिसमें बेस्ट हूँ उस काम को अपना साफ करना है, और जिसमें मैं बहुत वीक हूँ, कमजोर हूँ, उसको थोड़ा ध्यान देना है। तो एक वर्ड का, अगर मैं कॉमर्स की दुनिया का बात कर दूं तो एक वर्ड होता है स्वैट, SWOT, स्वॉट। स्वॉट क्या वर्ड होता है? ये बताता है कि कॉमर्स में बताता है बिजनेस के वर्ल्ड में, जब बिजनेसमैन कभी बिजनेस करता है तो वो 4 वर्ड को अपने लाइफ में रखता है। 4 वर्ड तुमको बिजनेस पूरा दुनिया सिखा देगा। एस का मतलब होता है स्ट्रेंथ, डब्ल्यू मतलब होता है वीकनेस, ओ मतलब होता है अपॉर्चुनिटी, टी मतलब होता है थ्रेट। आपको बस 4 चीज को पहचानना है कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपकी सबसे मजबूत पक्ष कौन सा है, कि इसमें तो कोई मुझे हरा नहीं सकता। ये होता है, हर इंसान में कुछ ऐसा होता है कि वो उसके पास है, उसके से अच्छा कोई नहीं है। तो अपने स्ट्रेंथ को सबसे बेस्ट बनाओ, नॉट बेटर, नॉट गुड। यू आर गुड। इफ एनीवन से दैट यू आर गुड, इट मींस दैट यू आर नॉट अ कंप्लीट। If anyone say that you are better than any other person, it means that you are also not complete your success of your target, because right now you are comparable. If anyone say that you are the best, it means that no one in the presence of any this concern was the best of the concern. जैसे कि अगर स्ट्रेंथ में कहा जाएगा तो सचिन तेंदुलकर का नाम ही रखा जाता है ना। ऐसे क्रिकेटर तो बहुत लाखों करोड़ अच्छे खेल रहे हैं, लेकिन सचिन तेंदुलकर को गॉड ऑफ द क्रिकेट कहा गया है। अमिताभ बच्चन को गॉड ऑफ द एक्टर्स कहा गया है, क्योंकि उन लोगों ने अपने में अपने को बेस्ट किया है, बेटर नहीं, गुड नहीं। कंपेयर नहीं कर सकते तुम उनको कभी। अभी शायद कुछ ही समय पहले विराट कोहली ने सचिन ने रिकॉर्ड तोड़ा, लेकिन कमेंट में उन्होंने तुरंत कहा कि मैंने इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया, लेकिन उनके आगे मैं कुछ नहीं हूँ, क्योंकि मैंने उनको बढ़ते, उनके साथ बढ़ते देखा, मैंने भगवान माना उन्हें। रियलिटी क्वेश्चन है, आप रिकॉर्ड तोड़ दिए, लेकिन कोई भी इंसान आपसे अच्छा बनने लायक नहीं हो सकता, आपसे ऊपर नहीं जा सकता, उसको बोलते हैं बेस्ट। तो अपने स्ट्रेंथ को पहचानना होता है। सेकंड होता है वीकनेस। ये दुनिया का नियम होता है बेटा, दुनिया तुम्हारी वीकनेस को पहले उंगली करेगी। अगर जहां तुम्हारा नाम फैल जाएगा ना, सब कुछ अच्छा हो जाएगा ना। अभी महेंद्र सिंह धोनी सब अच्छा काम किया था, अभी कहीं हुक्का पीते उसका फोटो निकल गया, बस लोग उसको ट्रोल करना चालू कर दिया। मतलब लोग तुम्हें गिराने का बहुत जल्दी प्रयास करेंगे, क्योंकि टीआरपी इसी को मिलता है कि टीआरपी बहुत आगे उसको गिराने की कोशिश करता है। तो अपना वीकनेस कुछ मत रखने देना, और ऐसा मत रखना कि तुम्हारे वीकनेस के कारण लोग सोसाइटी का नाम खराब कर दे। बहुत सारे लोग था जो बहुत उगते हुए सूरज थे, कुछ वीकनेस पकड़ा गया, कुछ उसकी कमियां पकड़ा गई, लोगों के आंख से नजर से गिर गया। तो ये काम का ही मतलब बिजनेस का वर्ड बोलता है कि आपका नाम अगर अच्छा होने लगेगा ना, तो आपकी कमियां लोग खोजने लगेगा। और जहां कमियां खोज, अडानी जी का क्या हुआ, कंपनी पड़ गई उसके पीछे, तो उसके कुछ लोग बोले उसको नीचे गिराने लगी। वो स्ट्रेंथ थे खड़ा कर दिए, वीकनेस को देखो टॉप पे फिर आ गए। तो मतलब क्या क्वेश्चन है,
अपने वीकनेस को कभी किसी के सामने उजागर मत करना, और प्रयास करना है वीकनेस जितना जल्दी खत्म हो जाए अच्छा रहेगा। जो वीकनेस पता चलेगा लोग हमेशा उसमें वार करेंगे। अगर आपको कहीं चोट लगा है ना, तो आपका दुश्मन होगा हमेशा वही मारने का प्रयास करेंगे, वो जल्दी तुमको तोड़ा जा सके। तीसरा होता है अपॉर्चुनिटी। ऑलवेज लाइफ में सबको अपॉर्चुनिटी मिलता है, ऐसा कोई बंदा नहीं इसको अपॉर्चुनिटी ना मिलता, अपॉर्चुनिटी सबको मिलता है। हाँ, बस आपको सही अपॉर्चुनिटी का इंतजार करना है, वेट करना है, और हमेशा अपनी तरफ से 100% प्रकार तैयार रखना है कि मैं रेडी हूं, कभी भी अपॉर्चुनिटी आएगा मैं इसको निकाल लूंगा। तो ये अपॉर्चुनिटी। लास्ट थ्रेड, डर। लाइफ में डर कभी नहीं होना चाहिए किसी चीज से भी। डर गया है वही मर गया, कि लोग वही डराने का प्रयास करेगा। तो ये 4 वर्ड को बोलते हैं, ये 4 वर्ड अगर जिसका क्लियर है वो लाइफ में कभी भी अनसक्सेसफुल नहीं हो सकता है। यहां तक क्लियर हो गया। तो यहां पर क्या बताया गया था बेटा, ये रिलीजियस बिलीफ था। क्या था बेटा? थ्योरी के भगवान आए हैं, भगवान ने जन्म दिया, लोगों का एग्जिस्टेंस हो, उसके बारे में। थ्योरी ऑफ द एबोडाइस, आइए थ्योरी ऑफ द एबोजेनेसिस क्या होता है बेटा? फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म मैटर लाइफ evolve thus spontaneously. From a non living organism matter life evolves spontaneously. मतलब ये थ्योरी बताता है कि ये नॉन लिविंग थिंग से, मतलब जो लाइफ एग्जिस्ट नहीं करता, उससे कोई एक अचानक में कोई लिविंग थिंग का जन्म हो गया, उसके थ्रू धरती में लाइफ एग्जिस्ट होना चालू हो गया। थ्योरी ऑफ द बायोजेनेसिस, लाइफ इवॉल्व फ्रॉम द प्रेसिक्सिस लाइफ, प्रेसिस्टेंस ऑफ लाइफ, मतलब लाइफ के एग्जिस्टेंस होने के कारण ही लाइफ का आगे चला है। थ्योरी ऑफ द पॉन्सेमिया, लाइफ वाज ब्रेसिफाइड फ्रॉम द अलायंसेस प्लांट्स ऑफ आवर प्लैनेट्स, मतलब बोल रहा है प्लैनेट से और टू आवर प्लैनेट, मतलब प्लैनेट टू प्लैनेट क्या हुआ सर, लाइफ का एग्जिस्टेंस होना चालू हो गया। यहां तक किसके बारे में बताया जाता है? एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑफ आवर अर्थ, इवोल्यूशन ऑफ द लाइफ इन द कंसर्न के बारे में यहां पर बताया गया है। जो खाली से सुनना था, छोटे छोटे क्वेश्चन में काम आएंगे, बड़े 5 मार्क्स से कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा नहीं जाएगा। और जो पूछा जाएगा वहां से चालू करते हैं हम लोग अपने मेन टॉपिक का नाम क्या? थ्योरी ऑफ केमिकल इवैल्यूएशन। थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन क्या होता है सर? एक्सप्लेनेशन। अर्थ originated almost 4.6 billion year ago. It was an extremely hot and a hot molten surface. The surface related may be gas like a NH3 CH4 H2O, जो स्टार्टिंग बताया था। The first organic imports was CH3। सबसे पहले कौन सा ऑर्गेनिक हुआ था? थोड़ा मीथेन का। किसका? and the first inorganic compound, the first organic compound was, एग्जाम में पूछेगा तो याद रखना बेटा, मीथेन was the first organic compound and first inorganic compound. Due to the thunderstorm, lightning, UV ray, the H2O molecules split into the, क्या हुआ सर? सन के अल्ट्रावायलेट रेड के कारण वाटर के जो पार्टिकल है ना, H2O जो गैस था, ये कन्वर्ट हो गया सर इनटू H2NO2 में। किसमें? सन के अल्ट्रावायलेट रे के कारण वाटर के जो पार्टिकल से जो गैसेस के रूप में फॉर्म थे H2O का, उसका पार्टिकल क्या ब्रेक हुआ सर? H2NO2 में। The H2 gas was a light and frame formed the upper layer of the atmosphere. O2 combined with the CH4 and NH3 and formed other compound and also resulted in the rain which contained for millions of years. The resulted in the formation of a hot hydrosphere with the element like a CH4, NH3, CO2, organic or inorganic simple compound followed by it. Under the temperature of 8000 degrees Celsius and reducing the environmental, this simple organic and inorganic compound form compound like a amino acid, sugar, pigment, etc. This further combined to form a complex organic molecule like a polysaccharide, protein, lipid, nucleic acid in the ocean.
This complex organic compound start appreciating बोल रहा है aggregating बोल रहा है upstream development son बोल रहा है such aggregate is a lab named is a correlate synthesis for also we performed similar experiment and the aggregate formed was named as a microsphere. क्या बोलते हैं हम लोग माइक्रोस्फीयर में छोटे से एलिमेंट का आविष्कार हुआ. This co-creative and the microsphere formed, which is known as a protocell. क्या बोलते हैं उसको लोग protocell, which was anaerobic as an atmosphere was still reducing and later an oxygenic protocells start evolve which give out oxygen and the atmosphere become oxidizing. Such cells are called cyanobacteria which are called prokaryotic cell. जो क्या बना है साइनोबैक्टीरिया में कन्वर्ट हुआ. मतलब ये थ्योरी बताता है थ्योरी ऑफ द केमिकल इवैल्यूएशन, किस तरीके से केमिकली कुछ केमिकल्स का आपस में मिलने के कारण धरती में लाइफ का एग्जिस्टेंस हुआ. तो ये थ्योरी अगर एग्जाम में पूछना चाहे लाइफ एग्जिस्ट ऑन द थ्योरी में तो केमिकल बैक्टीरिया में आप आ सकते हैं. एक्सपेरिमेंट ऑफ स्टेलिंग मिलर्सी 1953 में एक्सपेरिमेंट सपोर्टिंग द केमिकल इवैल्यूएशन. सर कंडीशन क्या है, पर टेम्परेचर होना चाहिए 800 डिग्री सेल्सियस, इलेक्ट्रिक स्पार्क होना चाहिए, रिड्यूसिंग द एटमॉस्फेयर रिप्लेसिंग द प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर, गैसेस होना चाहिए हाइड्रोजन अमोनिया एंड द मीथेन इन द रेशियो ऑफ 2:1:2. मतलब हाइड्रोजन 2 क्या नाम है अमोनिया 1 और मीथेन कितना होना चाहिए 2. मतलब हाइड्रोजन की मात्रा कितनी होनी चाहिए आपको, हाइड्रोजन 2, अमोनिया होना चाहिए 1 और मीथेन होना चाहिए 2. हाइड्रोजन को बोलते हैं H2, अमोनिया को बोलते हैं NH3 और उसको बोलते हैं CH4. द प्रोसेस कंटिन्यू फॉर 18 डेज. ये प्रोसेस कब तक चलेगा बेटा, 18 दिन तक. 18 दिन तक चलेगा. द प्रोडक्ट फॉर्म इज अ अमीनो एसिड. क्या बनाएगा, अमीनो एसिड बनाएगा. दिस सपोर्टेड बाय द केमिकल इवैल्यूएशन थ्योरी. इसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल इवैल्यूएशन थ्योरी. याद रहेगा. ये पूरा प्रोसेस कितना टाइम होना चाहिए, 800 डिग्री सेल्सियस में, और इलेक्ट्रिकल स्पार्क होना, रिड्यूसिंग द एटमॉस्फेरिकल होना, और इस तीन एलिमेंट का 2:1:2 का रेशियो में होना, और ये 18 दिन तक प्रोसेस चलना, और उसके बाद जो बनाएगा उसको अमीनो एसिड बोला जाता है. दिस सपोर्टिंग द इवैल्यूएशन ऑफ द कंसर्न इन द. यहां तक में कोई दिक्कत है. अच्छा, एक्सपेरिमेंटल थ्योरी ऑफ द इवोल्यूशन स्पाइसेस. अब आते हैं इवोल्यूशन ऑफ स्पाइसेस. किस तरीके से धरती में तो मानव का जन्म हो गया, अब किस तरीके से उसमें जो चेंजेस आया, क्या है चेंजेस आया, परिवर्तन आया, उसके बारे में डिफरेंट थ्योरी किसने किसने क्या क्या दिया था जो हमारे सिलेबस में है. अब उसको लेकर हम लोग कंसीडर करें. क्या यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत, बुक का स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया, यहाँ तक में किसी को प्रॉब्लम है तो बता दीजिए. इससे हो सकता है कि एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए, लेकिन उम्मीद नहीं है मुझे कि लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से देना चाहिए, तो एक लॉन्ग क्वेश्चन लाया कुछ है ही नहीं. धरती का बनना तो थोड़ा जॉफी में आ गया, फिर लाइसेंस लगी है तो लाइसेंस में पढ़ा रहा हूँ बैठ के. अब आते हैं लाइसेंस के मेन टॉपिक में जो आपके थ्योरी के अंदर कंसिडर किए हैं. तो इसका क्या थ्योरी में बोला है, आपको कितने थ्योरी है और पूरे को एक्सप्लेन कीजिए. पहला थ्योरी है बेटा, इसका नाम क्या है, लैमार्क थ्योरी. क्या थ्योरी है, लैमार्किज्म. इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ इनहेरेंट. क्या है, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट. थ्योरी ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन डेनमार्क थ्योरी, डार्विन थ्योरी बोलते हैं लोग. अब नहीं बोल रहा म्यूटेशन थ्योरी और मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी, इसको बोल रहा है हाइब्रिड वेरियस थ्योरी बोला. चलिए पढ़ते हैं लैमार्क थ्योरी में. जेन बेस्टिक डी मोनेट लैमार्क. लैमार्क खाली नाम है, पूरा नाम है तो कोई जरूरत नहीं है. पब्लिश हिज थ्योरी का नाम क्या है, थ्योरी ऑफ द इनहेरेंट ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर इन द बुक का नाम क्या था, फिजियोलॉजी जूलॉजिस. इन कब किया बेटा, 1809 में. कब किया था, 1809 में एक बुक का इसने बुक पब्लिश किया था. उस बुक में इन्होंने क्या किया, लैमार्क थ्योरी के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया. क्या है जरा सुनते हैं. इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ लैमार्किज्म, बोला थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज. सिंपल सा इन्होंने एक बात बोला, जिस अंग का या जिस चीज का प्रयोग आप सबसे ज्यादा करिएगा तो आपके आने वाले सिविलाइजेशन में, आने वाली सभ्यता में, आने वाले पीढ़ी में, न्यू जनरेशन में उसका आविष्कार ज्यादा हो. अभी के समय में आप लोगों ने टेक्नोलॉजी का अधिक यूज किया, तो अब के समय के जो बच्चे हैं वो लोग क्या हो रहे हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी पैदा हो रहे हैं. हाँ, हम लोगों ने, हमारे माता पिता ने मोबाइल का लिया था, यूज किया था उन्होंने जब कॉलेज में गए थे, तो हम लोग उनसे एडवांस हुए, तो हम लोगों ने 10-9 में उठा लिया मोबाइल.
तो हमारे बच्चे हमसे एडवांस हुए, आज के जो 21 सेंचुरी के बच्चे हैं, वो 20 सेंचुरी जो बच्चे हैं या 21 सेंचुरी जो बच्चे हैं जो 2000 के बाद पैदा हुए, वो लोग तो 5-4 साल में उठा लिए। पैदा होते पहले बच्चों को साथ बनाने के, हाँ किसी भी बच्चे को अभी खिलाना होता है खाना, कोई भी घर का बच्चा हो, मोबाइल के बिना खाना नहीं खाएगा। ऐसा कोई घर को दिखा दो, चाहे पढ़ा लिखा करो चाहे जितना कम पढ़ा लिखा हो, सबको घर के मम्मी को शांति चाहिए, तो मेरा काम करना हो तो पहले मोबाइल थमा दो, बच्चा मोबाइल देखता रहेगा। उनको लग रहा है कि मेरा बच्चा शांत है, लेकिन नहीं बेटा, वो मेंटली डिस्टर्ब हो रहा है। क्योंकि मोबाइल से जो रे आता है, मोबाइल से जो साउंड आता है, उससे बच्चे की उम्र के ऊपर फर्क पड़ता है। अधिक मात्रा में मोबाइल देखने से आपका मेंटल डिसऑर्डर का बीमारी बहुत पैदा हो सकता है। लोग पबजी के ऊपर कितना सारा केसेस तो हुआ, कितना डॉक्टर लोगों ने बताया कि इसमें बहुत खतरनाक चीज है। लोगों को लगता है कि मैं 1 घंटा खेला, लोगों को 3 घंटा से खेला को पता नहीं चल रहा है। वो तो कब अभी तो दस छुए थे, अरे तुम बोल रहा अभी छुए थे, रियल टाइम तो देख बेटा कब तू छुआ था। रियल अगर तुम स्टेटिंग में जाकर देखोगे कितने घंटे तुम पबजी खेलो, खुद की आत्मा गाली देगी खुद को। लेकिन क्या है, आप जब उसमें लगे रहते तो आपको लगता है कि मैं नहीं, मैं अपना थोड़ा सा ही समय दिया, लेकिन आपने बहुत सारा समय दे दिया, आपको पता ही नहीं चला। आपको लगता नहीं मैं गलत हूँ कि वो गेम आपको क्या, कि वो आप नहीं खेल रहे गेम आपको खेल रहे हैं। क्यों, टेक्नोलॉजी में लोग इतने ज्यादा बिजी हो चुके हैं, इतने ज्यादा हो चुके हैं कि लोग इसके ऊपर डिपेंडेंट हो गए। तो आने वाले सिविलाइजेशन भी इस पर डिपेंडेंट हो गए। पहले आउटडोर गेम ज्यादा होता था, लेकिन अब आउटडोर गेम क्या हो गया, कम हो गया। तो लामार्क ने सबसे पहले अपने, क्योंकि कौन है बेटा, फिजियोलॉजी मतलब दिमाग, मानसिक वो है, साइकोलॉजिस्ट को लोग बोलते हैं ना, साइकोलॉजिस्ट। तो जो ये लोग होते हैं मतलब सही बोलते हैं। पहले उन्होंने क्या वर्ड बोला, इन्होंने पहली थ्योरी दी कि थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज। जिस चीज का, जैसे मैं एग्जांपल अगर आप लोग को दूं, तो जिस चीज का प्रयोग आप सब ज्यादा करेंगे, आने वाले सिविलाइजेशन में, आने वाले चीज में उसका आविष्कार, जिसका चीज बढ़ेगा। जैसे इंडिया में क्या होगा, साइंटिस्ट लोगों की सोच दिमाग बहुत तेज हुआ, तो आने वाले बच्चों के भी दिमाग बहुत तेज होने लगे हैं। हाँ, तो कॉमन सेंस की बात है, अगर आप में जिस चीज का कैरेक्टर बहुत खतरनाक है, तो समझ लेना बेटा, कहावत है ना, हाँ कि बच्चे माँ बाप को अपना आईना दिखा देते हैं, कि बच्चे क्या होते हैं, माँ बाप के आईना होते हैं। जैसे आप होंगे, आपके बच्चे वो आपको दिखा देंगे। आप जब उनको डांटेंगे तो कॉमन से डांटने का पाप मत कीजिएगा, आप अपने बचपन को याद कर लीजिएगा कि मैं कैसा करता था। बस वो आपसे 4 कदम आगे होंगे। आप जब चालू किए थे उससे वो 5 साल पहले चालू कर देंगे। जो बोलेंगे नहीं अभी समय गलत नहीं, तुम किए तुम्हारा समय सही था, अभी समय गलत हो गया, तो सिविलाइजेशन है। तो ये क्या बताया, जिस चीज का तुम यूज करोगे, हाँ, तो उस का विकास बहुत तेजी से होगा। जिसका तुम मिसयूज करोगे, डिसयूज मतलब तुम यूज नहीं किया, एग्जांपल हम लोगों ने अपेंडिक्स का यूज नहीं किया, हम लोगों ने टेल का यूज करना छोड़ दिया, तो धीरे धीरे क्या हो गया, हम लोग में अपेंडिक्स और टेल खत्म हो गया। जिराफ ने क्या, जिराफ सबसे पहले, जिराफ का गर्दन नीचे होता था, घोड़ा की तरह होता था, वो कभी ऐसे गर्दन लंबा जैसा नहीं हुआ। तो इन्होंने पहले क्या किया, यूज किया, जमीन का, धरती का घास खाया। जब घास खाया, जब घास पूरा धरती का खत्म हो गया, तो इन्होंने अपने गर्दन को ऊंचा करते करते पेड़ का पत्ती खाना चालू किया। तो जिस चीज का प्रयोग ज्यादा कर रहा था, तो उनके आने वाले बच्चे, आने वाले नेक्स्ट जिराफ जनरेशन में उसका गर्दन थोड़ा बड़ा ही पैदा हुआ, तो डायरेक्ट वही ज्यादा किया। तो ये इसका भी बढ़ते 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 पूरा क्या हो गया, इसका गर्दन लंबा हो गया। किसी कारण से जिराफ का गर्दन लंबा होता है कि उसका यूज एंड डिसयूज। जिसका यूज तुम ज्यादा करोगे, तुम्हारे आने वाले सिविलाइजेशन में उसका डेवलपमेंट ज्यादा होगा। जिसका यूज तुम कम करोगे, उसके आने वाले सिविलाइजेशन वो एकदम खत्म होते चला जाएगा। According to the Lamarckism, the organ which are used frequently by the organism develop, and this is a trait as also inherited. मतलब ये जो trait है वो inherited होता है। Support due to the finishing of the, for example, ground vegetation, the giraffe of the use the theory the starting the eating the from the tall tree due to the continuous use of their neck elongated, and this was inherited। जो मैंने बताया, जिराफ ने धरती का खाया, घास खत्म हो गया, तो अपना गर्दन को लंबा करके बड़े बड़े पेड़ का पत्ती खाना चालू कर दिया। तो उसके आने वाले सिविलाइजेशन में धीरे गर्दन क्या होने लगा, उनका लंबा होने लगा। सपोर्ट एग्जांपल बाय द डिसयूज थ्योरी। अगर किसका बताया बेटा, यूज थ्योरी का बताया, जिराफ का एग्जांपल। अब डिसयूज थ्योरी छोड़िए। स्नेक हैड अ लिम्स। स्नेक का एक लिम्स था, लिम्स होता तो हाथ, इसका हाथ पांव था, स्नेक का पतला सा छोटा सा हाथ पांव था स्नेक का, जिससे वो धीरे चलता था। तो स्नेक ने क्या किया, बोला कि अपना इतना भारी शरीर को उस हाथ पांव से चलाने में उसको मुश्किल हो रहा था, तो उन्होंने उसका प्रयोग करना छोड़ दिया, वो रेंगना चालू कर दिया। तो अब धीरे धीरे जो स्नेक होता है उसमें हाथ, वो पांव धीरे धीरे क्या हो गया, लिम्स गायब हो गया। तो जिस चीज का प्रयोग करना छोड़ोगे, वो चीज धीरे बॉडी से गायब हो जाएगा। तुम लोगों ने दिमाग का प्रयोग करना चालू कर खत्म कर दिया, तो आने सिविलाइजेशन दिमाग गायब हो जाएगा। तो जिस चीज का तुम प्रयोग खत्म करोगे, आने सिविलाइजेशन वो गायब हो जाएगा। Snake has a limbs, but it was earlier. It was easier for them to crawl. Due to the long body, their limbs become useless and ultimately disappeared. Doubt है? Starting में क्या था, इसमें limbs था, लेकिन वो इतने बड़े लंबे बॉडी को इस limbs के सहारे उठा पाने में मुश्किल उसको हो रहा था, तो उसने उसका प्रयोग करना छोड़ दिया, वो crawl करना चालू, रेंगना चालू कर दिया। तो फिर धीरे धीरे क्या हो गया, वो limbs क्या हो गया,
गायब। चलिए, थ्योरी ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ द एक्वाइटिक कैरेक्टर। सर पहले क्या बताया? थ्योरी ऑफ यूज एंड मिसयूज। यूज का बताया आपको, और डिसयूज का मतलब यूज आप नहीं करेंगे। दूसरी थ्योरी क्या है लेमा का? थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। So theory of trait developed due to the use and disuse of organs are inherited from one generation to another। मतलब जो ये कैरेक्टर जो यूज और डिसयूज से लिया, वो अपने से अगली पीढ़ी, अगली पीढ़ी से अगली पीढ़ी, अगली पीढ़ी से अगली पीढ़ी वो क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा। सर क्रिटिसिज्म क्या है सर इस थ्योरी का? सर ये दो तो थ्योरी दिया इसने, इसमें कुछ अपवाद थे। क्या था सर? इसमें कुछ अपवाद था। क्रिटिसाइज्म, क्रिटिसिज्म क्या होता है सर? जहाँ ये रूल फॉलो नहीं होता। कहाँ सर? हर जगह में 4-5 तो गधे हैं ना जो रूल को ब्रेक करने के लिए आते हैं। तो ये रूल को ब्रेक करने वाला पहला थ्योरी है सर, थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म। बोल रहा है सर बोला अगस्त भी बोला विशमैन स्ट्रगल क्रिटिसाइज द लैकमानिज्म। मतलब कोई दूसरा साइंटिस्ट आया जो लेमार्क के थ्योरी को बोला नहीं भी गलत है, ऐसा यूज और मिसयूज का थ्योरी ऑफ एक्वाटिक कैरेक्टर का जो बोल रहे हैं वो ऐसा होगा नहीं। कहीं कहीं ये थ्योरी नहीं लगता। कहाँ नहीं लगता सर? द कट द टेल ऑफ द माइस फॉर 22 जनरेशन। किसी चूहे का अगर मैं पूछ काट दूं 22 जनरेशन तक, एक्वायर्ड कैरेक्टर बट इवन आफ्टर रिप्रोडक्शन और नो टेल माइस वाज इवन बॉर्न। क्या बोला मैंने? द कट ऑफ द टेल ऑफ अ माइस फॉर 22 जनरेशन एक्वायर्ड कैरेक्टर बट इवन आफ्टर रिप्रोडक्शन नो टेलनेस बोला माइस वाज इवन बॉर्न। इसका मतलब बताएगा हमको? इसका मतलब क्या है? अब बोलिए। एक रैट का टेल कट करने के बाद क्या हुआ? साइंटिस्ट को लगा कि ये जो रैट है वो विदाउट टेल होगा, बट ऐसा कुछ नहीं था। 22 जनरेशंस कट करने के बाद मेरा सिंपल सा क्वेश्चन, अगर मैं 22 जनरेशन तक मैं अगर 22 जनरेशन तक एक चूहा का टेल को काटता गया, उसके बाद जो पैदा होगा सर, आपने काटा है, उसमें इनहेरेंट नहीं था ना पैदा नहीं होने का। आप काट रहे हैं चीजों का, आप उसको पैदा होने काट रहे थे। ये क्या बढ़ता है ऐसे थ्योरी? इस थ्योरी क्या बोल रहा था? अगर मैं जिस चीज को अगर निकाल दूंगा, हटा दूंगा, वो हट जाएगा नहीं। ये क्या है? इस थ्योरी का ब्रेकिंग है सर। कंक्लूजन क्या है? ओनली, ध्यान सुनो, कंक्लूजन क्या बोला सर? इसमें क्या गड़बड़ था? ओनली चेंजेस इन जर्म सेल आर इनहेरिटेबल चेंजेस इन अ सोमैटिक सेल कैन नॉट बी इनहेरिटेबल। क्या बोला? जर्म सेल मतलब बॉडी के अंदर के कैरेक्टर को तुम बदल सकते हो, लेकिन बॉडी के बाहर के फीचर्स को बदल पाना, जैसे जिराफ का आपने बार यूज करना चालू किया, उसमें भी कुछ अपवाद है। कहीं कहीं ये लॉ लग जाता है और कहीं कहीं ये लॉ नहीं लगता है, जैसे माइस किसे बताया है। इसके बाद थ्योरी ऑफ द जर्म प्लाज्म में क्या बोला गया यहाँ पर? सोमैटिक सेल में चेंजेस अगर होगा तो चेंज नहीं होगा, लेकिन जर्म सेल में चेंजेस हुआ तो चेंज हो जाएगा। कोई दिक्कत है? बोला नियो लैमार्किज्म क्या है बेटा? इसको मॉडिफिकेशन क्या बोलते हैं? जब किसी ने उंगली किया, इसने लेमार्क के थ्योरी को कुछ उंगली किया, कुछ गलत बात बताई कि इसमें कुछ कमी है, इसमें ये है, इसमें ये है, तो इन्होंने बोला ठीक है मैं एक मॉडिफिकेशन अपने थ्योरी को कुछ बदल के देता हूँ, सब जो एग्जर्ट कराएगा। नॉट ऑल एक्वायर्ड ट्रेट्स इज इनहेरिटेड, only those traits that inherited with the affected germ plasm। क्या बोला मैंने? कि वो सारे के सारे कैरेक्टर जो होते हैं वो इनहेरिटेड नहीं होते, जो जर्म प्लाज्म में होते हैं वो कैरेक्टर क्या होते हैं? इनहेरिटेड होते हैं। कोई दिक्कत है? एग्जाम में तुमसे पूछो ना, डायरेक्ट बोलना कि सर एज पर द नियो लैमार्किज्म थ्योरी, मतलब मॉडिफिकेशन ऑफ लैमार्किज्म थ्योरी, ऑल द कैरेक्टर कैन नॉट बी inherited of the inherited trait, only the germ plasm theories, germ plasm changes are can be inherited। सोमैटिक सेल में जो होगा वो चेंज नहीं होगा, लेकिन जर्म प्लाज्म में आपको चेंज होता है, धीरे धीरे करके चेंज हो जाएगा। कोई दिक्कत है? थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन डार्विनिज्म बताएगा। इसके पहले लैमार्किज्म से रिलेटेड जो दिक्कत है पहले पूछिए, एक बार वहां तक रिवाइज कीजिए, फिर चलते हैं एक तो देखिएगा। सुनिए, अच्छा यहां तक में कुछ वो दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं है। अब आते हैं हम लोग डार्विन की थ्योरी में।
Charles Robert Darwin was born in England in the year of 1809, and the year 1831 he was advised to travel to some island for research purpose by Henslow. The name of the ship was HMS Beagle was and conducted his research for a Galapagos island and observed that there was a 30 species of birds differ in a beak. Darwin finished and after his return he published his research in his book. बुक का नाम क्या बेटा? इन्होंने जो बुक लिखा उस बुक का नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज. by means of natural स्पीसीज का मतलब होता है सर डिफरेंट टाइप्स ऑफ. इन कितना कब किया बेटा? इन 1859. गैलापागोस मींस सर इसका मतलब क्या था बेटा? गैलापागोस मींस स्पेनिश. ये स्पेनिश वर्ड है. इसका मतलब होता है टोटॉइस. किसका मतलब होता है? गैलापागोस का मतलब होता है टोटॉइस. ये स्पेनिश वर्ड है. क्या बोला थ्योरी में? बोल रहा है इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी डार्विन थ्योरी. पहला क्या? ओवर प्रोडक्शन. क्या वर्ड बोला इन्होंने पहला? ओवर प्रोडक्शन क्या है बेटा? ऑर्गेनिज्म have a capability of multiplying very fast. Example, roundworm एक फीमेल है can produce about 7 lakh egg in 24 hours. 24 घंटे में 7 लाख एग को वो क्या करती है? जन्म देती है. एक प्रोड्यूस करती है. ओवर प्रोडक्शन का मतलब हो गया ऑर्गेनिज्म हैज कैपेबिलिटी ऑफ मल्टीप्लाइंग वेरी फास्ट. कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो होता है कि क्या नाम है खटमल आ गया. खटमल आने से 3-4-5 दिन में खटमल बढ़ जाती है क्योंकि ये ओवरनाइट बहुत तेजी से अपने बच्चे को जन्म देते हैं और उसका प्रोडक्शन बहुत एक को मारो 10 पैदा हो जाएंगे. तो अगर खत्म नहीं होगा ना पूरा, मतलब एक भी अगर रह गया तो वो 3-4-5-10 दिन में 15-50 200-300 पैदा कर देंगे और फिर वो रात भर को तकलीफ पैदा करेंगे. ठीक है, मारते हैं और बड़ा होता है, बढ़ता है सर कॉन्स्टेंटली. दूसरा टॉपिक क्या है सर? कॉन्स्टेंसी ऑफ फूड. Constancy of food and space. Since resources are limited due to the overproduction and population exploitation, they will be a struggle for existence. Common sense की बात है सर. ये कॉन्स्टेंसी ऑफ फूड एंड स्पेसेस मतलब सिंपल सा बात है सर. ओवर प्रोडक्शन होने के कारण ओवर सिंस रिसोर्सेज आर लिमिटेड, क्योंकि इंडिया में रिसोर्सेज लिमिटेड है, खाने को तो अनाज लिमिटेड है. ड्यू टू द ओवर प्रोडक्शन द पॉपुलेशन एक्सप्लॉयशन देयर विल बी स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस करने का, जिंदा रहने का जो क्षमता है, शक्ति, वो क्या होती है? कम हो जाएगी. क्योंकि सर प्रोडक्शन ज्यादा करोगे, प्रोडक्शन ज्यादा हो जाने के बाद होने क्या होता है सर? रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, खाएगा कहाँ से? तो वो उसका कमी आता है. स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस. थर्ड क्या है बेटा? There will be a struggle between the member of same species for existence, interspecies competitions, and also the struggle between the member of a different species. But interspecific competition. There would also be the environmental struggle against the physical factor like heat, cold, etc. मतलब किसी भी जीवाणु के जिंदा रहने के लिए या किसी भी ऑर्गेनिज्म के जिंदा रहने के लिए, हाँ, उसके पे इन्वायरमेंट का एक फैक्टर होता है. हाँ, एक होता है सर इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन होता है और इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन होता है. इंटर मतलब क्या होता है बेटा? इंटर मतलब होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेसीज, अलग स्पेसीज भी उसको मार के खाने की कोशिश करेंगे. और इंट्रा मतलब खुद के जो स्पेसीज होते हैं वो उसको मार, क्योंकि भाई जिंदा रहने के लिए जिंदा रहना जरूरी. सांप भी अपने भूख लगता है तो अपने बच्चे को खा जाता है. मतलब सांप में भरोसा नहीं करना चाहिए, अपना अंडा खुद खा जाता है क्योंकि अपना भूख के लिए आदमी जिंदा रहता है. अगर पूरा इतने सारे मात्रा पैदा हो गए, अब जिसको भूख लग रहा है खाना तो मिल नहीं पाएगा क्योंकि सर लिमिटेड रिसोर्सेज है, तो वो लोग एक दूसरे को खा के अपना पेट भूख बढ़ाते हैं. तो कॉमन सेंस की बात है, लाइफ में एग्जिस्ट करने के लिए, स्ट्रगल करने के लिए जिंदा वही रह पाता जो ज्यादा मजबूत हो. जो कमजोर है उसको दुनिया मार के खा जाएगी. नियम यही है. अच्छा, ये हो गया फिजिकल फैक्टर भी है. फिर नंबर 4 क्या होता है बेटा? वेरिएशन. क्या होता है? There will be some differences between the different offspring and the offspring and the parents.
मतलब होता है कुछ बच्चों में मतलब बच्चों में अपने माता पिता जैसे गुण नहीं पाए जाते, उससे डिफरेंट भी होते हैं बहुत सारे। सम ऑफ दिस वेरिएशन विल बी ऑफ फेवरेबल, कुछ वेरिएशन अच्छे होते हैं, माँ बाप के गंदे आदत बच्चों में नहीं आए हैं, ये अच्छी बात है। और सम ऑफ दिस वेरिएशन भी अनफेवरेबल, कभी कोई माँ बाप के अच्छे गुण बच्चे में नहीं आए, बच्चे माँ बाप से गंदा बन गए, हाँ तो ये है। एक फेवरेबल भी होते हैं, कुछ माँ बाप के दो आदत होता है, हर इंसान में अच्छा आदत गंदा आदत दोनों है, तो आपने उसमें से क्या लिया है और आप में क्या आया है ये इंपॉर्टेंट है। माँ बाप का अगर अच्छा आदत आप में आया है, गंदा आदत नहीं आया है, तो ये फेवरेबल कंडीशन है, वेरिएशन होना जरूरी है। और माँ बाप में अच्छा कैरेक्टर होने के बाद भी आपने उससे गंदा गंदा काम करना चालू कर दिए हैं, तो उन्होंने माँ बाप का नाम बदनाम करना और नाम बनाना दो वर्ड कहलाता है। तो आप अगर माँ बाप के अच्छे कैरेक्टर की जगह आपने गंदा कैरेक्टर आप पे आ गया जो माँ बाप में नहीं था वो कैरेक्टर, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सर इट इज कॉल्ड अनफेवरेबल कैरेक्टर। कोई दिक्कत है? यहाँ पे कैरेक्टर का बात यहाँ किया गया, मतलब क्या आपका आपका कैरेक्टर नहीं, मतलब जैसे माँ बाप का क्या आप वैसा नॉर्मल है, तुम्हारा उससे डिफर हो गया, वेरिएशन मतलब चेंजेस आना। हम आपका क्या नाम है ना कर दिया अलग, तुम्हारा अलग हो गया, तो उन दोनों से अलग तुम्हारा हो गया, अलग भी हो सकता है, मैच कर भी सकता है, उनका आंख दोनों का ब्लैक है तुम्हारा ब्राउन हो गया, तो ये भी हो सकता है। डिफरेंस डिफरेंशिएशन, फेवरेबल मतलब सेम मैच करना, अनफेवरेबल मतलब अलग करना, कोई दिक्कत है? फिर आते हैं नेक्स्ट में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ओनली दोज विथ अ फेवरेबल वेरिएशन विल बी एबल टू सर्वाइव, केवल सिर्फ जिसका फेवरेबल होगा वो सर्वाइव कर पाएगा, अनफेवरेबल सर्वाइव नहीं कर पाएगा। नंबर 6 नेचुरल सिलेक्शन, ये क्या बेटा, द ऑर्गेनिज्म विथ अ फेवरेबल वेरिएशन विल इनहेरिट this traits from a parent to your offspring and will get naturally selected। क्या बोला मैंने? The organism with a favorable variation will inherit this trait from the parent to offspring and will get naturally selected। डाउट है? अच्छा फिर क्या स्पेशलाइजेशन क्या है? स्पेसिएशन and the resulting over a long period of time a new species will be evolved, नया स्पेसिस आएगा उसमें सारे कैरेक्टर पाए जाएंगे। डाउट है? यहाँ तक कोई दिक्कत है? ये एग्जाम में पूछेगा क्या कैरेक्टर बताया मैंने, एक बताया, दो बताया, तीन बताया, चार बताया, पांच बताया, 6 और 7 बताया। ये 7 को याद रखना बेटा, 7 कैरेक्टर के बारे में किसने बताया था? डार्विन। डार्विन ने क्या बताया? डार्विन ने अपने थ्योरी बताया था नेचुरल सिलेक्शन, मतलब डार्विनिज्म का थ्योरी इसने बुक था ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज इन 1840, मतलब उसके कैरेक्टर के बारे में बताया गया किस तरीके से उनके इनहेरिटेंस कैरेक्टर में चेंजेस आएगा। पहले क्या बताया? ओवर प्रोडक्शन, जब भी किसी चीज का ओवर प्रोडक्शन होगा तो उनको सर्वाइवल में तकलीफ आएगी। फिर कंसिस्टेंसी ऑफ द फूड एंड स्पेसिस कॉमन्स की बात है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, किस तरीके से लिमिटेड रिसोर्सेज से मैं सबको सेटिस्फाइड कर पाऊंगा। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, हर जीवाणु को अपने जिंदा रहने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, जो स्ट्रगल कर पाता है तो वो आगे एग्जिस्ट कर पाता है, जो स्ट्रगल नहीं कर पाता उस एनवायरनमेंट में नहीं जी पाता वो गायब हो जाता है। वेरिएशन मतलब होता है कुछ चीजें अपने माता पिता जैसे पेरेंट्स से आपको मैच करता है, कुछ आपको मैच नहीं करता, जो मैच करेगा उसको हम फेवरेबल बोलते हैं और जो मैच नहीं करता उसको अनफेवरेबल बोलते हैं। सर्वाइवल ऑफ द फेवरेबल फिटेस्ट, आपको उस चीज में सर्वाइव करना पड़ेगा, जो सर्वाइव कर पाता है वो आगे जी पाता है, जो सर्वाइव, एग्जांपल में इसके मैं वो दिया था, मानो ठंड का मौसम है, अब ठंड के मौसम जैकेट नहीं पहन रहे हो, तुम ढीटे ही कर रहे हो, तो क्या होगा? तुम्हारा तबीयत खराब हो जाएगा, बीमार पड़ जाओगे और मर जाओगे। मतलब इसलिए एग्जिस्ट करना है तो आपको इन्वायरमेंट के अनुसार बदल जीना पड़ेगा। अगर मैं राजस्थान में हूँ तो ठंड के मौसम में हमको कंबल ओढ़ के सोना पड़ेगा, अगर गर्मी के मौसम में हमको उसके अनुसार जीना पड़ेगा। हम उसके अगेंस्ट चलने का प्रयास करेगा तो इन्वायरमेंट हमको मार के खत्म कर देगा। कोई दिक्कत है? ये सब का टॉपिक बताया जाएगा एडप्टेशन में। हम जैसे यहाँ इवैल्यूएशन बता रहे हैं कि उनके बच्चों में कैसे कैसे क्या कैरेक्टर आएगा। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरली नेचर ट्राई करता है किसको मुझे सेलेक्ट करना है, किसको मुझे आगे बढ़ाना है, किसको खत्म करना है। और स्पेशलाइजेशन का अपने स्पेशल कैरेक्टर आ जाएगा कि आप उसको सर्वाइव कर पाइएगा, सह लीजिएगा, अदरवाइज कैरेक्टर नहीं आएगा तो आप एग्जिस्ट नहीं करने वाले। कोई दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ तक अगर क्लियर है तो मैं इसको बता क्या बताएंगे इसका सपोर्टिव एग्जांपल, मतलब थ्योरी जो इसने दिया, इसमें सारी बातें जो बताई, इन सारे बातों में क्या क्या बातें हैं सर, कुछ जो आपको सपोर्ट करती है और क्या क्या बातें जो आपको सपोर्ट नहीं करती है। तो सबसे पहले बताया जाएगा डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। एंथ्रोपोजेनी, कौन ये क्या है? एंथ्रोपोजेनी, एंथ्रोपोजेनी मतलब डोमेस्टिक,
डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल होता है ह्यूमन इवॉल्व अ न्यू ब्रीड ऑफ आर्टिफिकेशन artificial selection of a few hundred years, then why not the same can be done by nature in a millions of years. पूरा सा domestication of animal, सिंपल सा बात है मेरा, human evolve a new breed of artificial selection in a few hundred years. ये कुछ 100 सालों में लोगों में अपनी कैरेक्टर्स में कुछ चेंजेस आया है, नया फीचर्स आया है, नए चीजें आई है जो उनकी पुरानी पीढ़ियों में ऐसे नहीं थी. क्यों नहीं थी सर? देन व्हाई नॉट द सेम एज डन बाय द नेचर इन द मिलियंस ऑफ. आज से लाखों करोड़ों साल पहले जैसे मनुष्य थे वैसे मनुष्य अभी क्यों नहीं है सर? इवैल्यूएशन के कारण. इसलिए वो क्या होता है, इवैल्यूएशन है जिसमें धीरे धीरे आप चीज का प्रयोग कर रहे हैं, आपका चीज बढ़ेगा, आपका वही स्लो प्रोसेस है. इसलिए यहाँ इसलिए 100 सालों को मिलियन से कंपेयर किया है, 1000 से नहीं किया है. आप में जो कैरेक्टर आपके माता पिता से मैच करेगा, दादा दादी से मैच करेगा, परदादा से मैच करेगा, और तो परदादा का परदादा चल जाए तब चल जाए तो नहीं मैच करेगा, क्यों? बहुत ज्यादा पीछे चला गया. तो क्यों? ये स्लो प्रोसेस है, ये धीरे धीरे चेंजेस आते हैं. आप बड़े हो रहे हैं, क्या आपको एहसास हुआ कि मैं धीरे लंबा हो रहा हूँ? आपको कभी एहसास होता है आप लंबा हो रहे हैं या पतला हो रहे हैं या मोटा हो रहे हैं? अच्छा मैं मोटा हो रहा पतला मुझे पता चल पाएगा क्या? जैसा मुझे हल्का हल्का धीरे कम होता है, एक साथ एक कल मैं पेट यहाँ था, परसों मेरा पूरा खत्म, ये 6 पैक दिखाई देगा, ऐसा तो नहीं होगा. अगर मैं जिम भी करूंगा तो मेरे में क्या आएगा चेंजेस? धीरे धीरे चेंजेस आएगा. अचानक मान लो कोई बंदा है जो मुझे पिछले 1 साल से नहीं देखा, वो हमको दिखेगा, बोला क्या बात है रंजीत, तू तो फिट लग रहा है. मतलब उसको दिखेगा क्योंकि उसने 1 साल पहले मुझे देखा था, जिससे मेरा तोड़ बहुत ज्यादा लंबा था, दिख गया था उसको. अब उसको लग रहा है कि नहीं अब थोड़ा मेंटेन कर, थोड़ा बॉडी इसका कंट्रोल में. बोला नहीं यार तू तो और बड़ा हो गया. हाँ मतलब हम उसका मेंटेन छोड़ दिया, और बॉडी निकलने जा रहा है. तो मतलब जो मेरे को बहुत सालों बाद देखे या बहुत समय बाद देखे, उसमें मेरे में चेंजेस दिखेगा. लेकिन आप लोग मुझे रेगुलर देख रहे हैं तो आप लोगों में मेरे में जो चेंजेस आ रहा है वो आपको दिखने वाला नहीं है. नहीं जो बहुत सी बात देखी उसको वैसे ही करा जा रहा है. इवैल्यूएशन का जो भी प्रोसेस होता है इवोल्यूशन का, वो हमेशा कब होता है बेटा? लॉन्ग पीरियड में होता है. तो यहाँ पहले क्या बोला सर? डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल. मतलब मैं किसी भी बोल रहा है कि ह्यूमन इवॉल्व अ न्यू ब्रीड ऑफ आर्टिफिशियल सिलेक्शन इन अ फ्यू हंड्रेड ईयर अगो, देन व्हाई नॉट द सेम कैन बी डन बाय द नेचर बाय द मिलियन ऑफ ईयर अगो. क्योंकि सर इसमें इवोल्यूशन हुआ है. इन अ प्रिमिटिव टाइम पीरियड देयर curve, there giraffe, the curve there are giraffe will be the different length of a neck due to the lack of the ground vegetation. मैंने जो बताया उसी लिखा. लमार्क ने बताया कि जिराफ का गर्दन धीरे धीरे बड़ा क्यों होता गया? क्योंकि ग्राउंड में उनको क्या नाम है उसको ग्रास की संख्या धीरे कम हो गई, वेजिटेशन कम मिला. दिस विल बी द नेक हैज अ फेवरेबल वेरिएशन एंड द सर्वाइवल. सो जिंदा रहना है तो पेड़ का पत्ती खाना पड़ेगा. इसके लिए गर्दन उठाया और गर्दन खाना चालू किया तो आने वाले सिलेक्शन में उसका धीरे क्या होने लगा? बढ़ना. क्योंकि सर्वाइवल इंपॉर्टेंट है, भूख सबसे इंपॉर्टेंट है. सारा का सारा थ्योरी भूख पे हुआ है कि तुम जितना आर्ट्स का तुम खोलोगे बेटा फिर साइकोलॉजी का, तो साइकोलॉजी ने बंदर में जो चीज प्रयोग किया, क्या नाम चूहे प्रयोग किया, उसने क्या चीज देखा कि इसने देखा ठंडाई का एक थ्योरी है. उसने बताया कि चूहे को क्या पहले वो रखा था बेल बजाएगा, हाँ तो उसका खाना आएगा. ठीक है, एक कुत्ते पे एक्सपेरिमेंट किया तो उसने फिर उसका बिल बजाता खाना देता, बिल बजाता खाना देता. 5-10 दिन रेगुलर ऐसा किया, 20 दिन ऐसा किया. फिर किसी दिन क्या किया, खाली बिल बजाया खाना नहीं दिया. फिर उसका लार गिरने लगा कि उसको दिमाग में साउंड हो चुका है, बेल बजेगा खाना मिलेगा. स्कूल में भी अगर आप लोग रेगुलर इतना साल से जा रहे हैं तो क्या मतलब है कि सर 4th पीरियड में आपको टिफिन मिलेगा. तो आपका भूख कब चालू होता है? 4th पीरियड के लास्ट समय में, लास्ट 5 मिनट में लगता है भूख अब तेज हो. क्यों? और उस समय अगर टीचर बोल दिए 15 मिनट और टाल लिया जाए तब पेट दर्द करना चालू हो जाए. क्यों? कि आपका आदत हो चुका है कि उस टाइम में आपको खाना तुरंत मिलेगा. क्योंकि लंबे समय से क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक पिछले 10 साल से आप उस टाइम पे ही खाना खा रहे हैं दोपहर का. जब जो टिफिन करते हैं आप, उसको अचानक को ब्रेक करने बोल दे, 1 घंटा बाद खा लेना, तो खा पाएंगे? क्यों? क्योंकि आपका भूख उसमें चालू हो जाएगा, क्योंकि आपका आदत हो गया है. तो एक बॉडी को आपको क्रिएट किया गया है, उस तरीके से डिजाइन किया गया है, तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा. कोई दिक्कत? The log leg and the favorable variation in this survival and due to the natural selection. This characteristics get transmitted from one generation to another, and in the long run only giraffe will long neck survive. इसी long run में क्या होगा? खाली जिराफ का नेक बड़ा हुआ, बाकी लोग का नहीं. सर क्रिटिसिज्म, सर हर जगह अपवाद तो है ही, कहीं भी थ्योरी है तो उसका अपवाद है ही. सर क्रिटिसिज्म क्या क्या है सर? बोला डार्विन हैड नो आइडिया अबाउट द बोला क्रोमोसोम. ही कुड नॉट एक्सप्लेन द रीजन फॉर अ वेरिएशन एंड वेदर द वेरिएशन ऑकर इन अ जर्म सेल और सोमेटिक सेल. अच्छा डार्विन को कोई आइडिया नहीं था
डार्विन को कोई भी आइडिया नहीं था किसके लिए था, क्रोमोसोम से। क्रोमोसोम कितने प्रकार के होते हैं, 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं, 21 पेयर सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, 22 पेयर ऑटोसोम होते हैं, तो हम लोग भी जानकारी है ना। लेकिन उस समय डार्विन को जानकारी था ही नहीं कि जो चेंजेस हो रहा है ये सोमैटिक में हो रहा है कि जर्म सेल में हो रहा है। दो सेल होता है ना, सोमैटिक सेल, बॉडी सेल, जर्म सेल, बॉडी के अंदर जो क्रोमोसोम का कैरेक्टर होता है उसके अंदर होता है। दो होता है, किसमें हो रहा है पता नहीं था, इसलिए क्रिटिसिज्म हुआ था ना तुम्हारा इसका लेमा का, ये सोमैटिक सेल तो हो नहीं रहा सर, तब बोला गया तब जर्म सेल, तब नियो लेमा थ्योरी आया इसे मॉडिफिकेशन करके, ठीक है। तो इसको भी क्लियर नहीं था, इसके बाद परिवर्तन होगा। अब कहाँ होगा, बॉडी में होगा, बाहर होगा कि अंदर होगा, कैसा रीजन होगा ये हम बता नहीं सकते। तो लेमा ने इसने क्या बोला, पहला क्रिटिसिज्म क्या बताया इसने क्लियर नहीं किया कि जर्म सेल में कैरेक्टर में चेंजेस आएगा कि खाली सोमैटिक सेल में। He could not explain the source of variation. सर वेरिएशन का सोर्स क्या है, परिवर्तन क्यों आ रहा है, क्या कारण है, इसने कुछ बोला ही नहीं। ये दोनों इसकी थ्योरी में कमी थी। अच्छा, नियोडार्विनिज्म थ्योरी देखो, जहां क्रिटिसिज्म होगा फिर इसको कुछ अपना एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, तो उसने फिर नियोडार्विनिज्म क्या बोला सर, बोला म्यूटेशन थ्योरी और सिंथेटिक थ्योरी ऑफ द इवोल्यूशन, तीन है ना। नियो वर्ड नहीं यूज करेगा वो लोग, नियोडार्विनिज्म तो पढ़ पाएगा, जानता है मॉडिफिकेशन क्या किया होगा, म्यूटेशन बोलेगा, म्यूटेशन मतलब परिवर्तन किया, या बोला सिंथेटिक थ्योरी, बोला जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरेक्टर, जहां उसने उंगली किया कि सर सोमैटिक में कि जर्म्स में, तुरंत इसने बता दिया जीन्स में, किसमें, जीन्स में ये चेंजेस आएगा और सोमैटिक में चेंजेस नहीं आएगा। द म्यूटेशन मतलब चेंज इन द जेनेटिक स्ट्रक्चर रिजल्ट इन द इवोल्यूशन ऑफ लॉन्ग रन, ये लॉन्ग रन में मतलब लंबे समय में, अब आने वाली सभी पीढ़ी में ये चेंजेस आपको दिखाई देने को मिलेगा। कोई दिक्कत है, यहां तक एक बार देख लीजिए फिर आगे करेगा। देखिएगा, बोला जीनी पोल किसको बोलते हैं बेटा, बोला द टोटल सम ऑफ ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ एलीज इन अ पॉपुलेशन ऑफ वन स्पीसीज। एक बोल रहा है द टोटल सम ऑफ ऑल डिफरेंट, इसको डाल लेगा, द टोटल सम ऑफ ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ allele in a population of one species। सर एक ही स्पीसीज का डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलील जो पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जीनी पोल। सर व्हाट इज अ स्पेसिएशन, व्हेन अ वेरिएशन टेक place among the individual of a some species and continue one particular traits in is getting natural selection, then if such new organism develop which cannot be reproduced with the existing species, then it is said to be new species have evolved, this is known as a species। अच्छा एक वर्ड क्या बेटा, स्पेसिएशन किसको बोलते हैं बेटा, स्पेसिएशन का सिंपल मतलब होता है, स्पेसिएशन का मतलब होता है व्हेन वेरिएशन, मतलब बोला जब नए आने वाले जनरेशन में जो पुराने पेरेंट वाले जनरेशन से नए जो ऑफस्प्रिंग बन रहे हैं, जो जाइगोट बन रहा है, जो नया जनरेशन आ रहा है, उसमें जो कैरेक्टर में चेंजेस आएगा, जो चेंज आएगा उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिएशन। स्पेसिएशन मतलब कुछ परिवर्तन आना, कुछ वेरिएशन आना, कुछ चेंजेस आना, इंक्रीमेंट होना या डिक्रीमेंट होना, अच्छी बात का आना चाहे बुरी बात का आना, बस कुछ नया आना, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिएशन। कोई दिक्कत, एविडेंस फॉर द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, सब बोला पेनिट्रेशन एविडेंस ऑफ द इवोल्यूशन, द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच हेल्प अस द स्टडी ऑफ द फॉसिल, दिस इज नोन एज द। अच्छा अगर पूछा जाएगा पॉनियोटोलॉजी किसको बोलते हैं बेटा, ब्रांच ऑफ स्टडी ऑफ द फॉसिल फ्यूल, मतलब अगर हम ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच हेल्प टू स्टडी ऑफ द जो फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल का मतलब क्या होता है, फॉसिल फ्यूल किसको बोलता है बेटा, फॉसिल फ्यूल का मतलब होता है फॉसिल का मतलब जो क्या नाम पहाड़ों में पत्थरों पर, हाँ जो पुराने जमाने के जानवरों के अवशेष का जो छाप पड़ता है, हाँ उनको देखकर अभी के जो है जो चेंजेस उसमें आया है इसको बोलते हैं, मतलब पुराने जमाने में बता आज से मिलियंस ईयर अगो पहले जो उनके स्पेसेस जो थे, उनके जो पेरेंट्स जो थे, उनके कैरेक्टर्स में और अभी के कैरेक्टर में क्या चेंजेस आ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं सर, उसको जो स्टडी करता है उसको हम क्या बोलते हैं, पैलियोलॉजिकल। अच्छा फॉसिल क्या होता है एग्जाम पक्का पूछेगा, the preserved remain of the plant and animal whose body were buried in a sediment,
किसी सेडिमेंट में उनके बॉडी का जो छाप दिखाई देता है उसको फॉसिल बोलते हैं। सो इंपॉर्टेंस एक्ट एज द एविडेंस फॉर द स्टेप ऑफ इवोल्यूशन, मतलब इवोल्यूशन के स्टेप को देखने में ये मदद करता है। एज ऑफ अ फॉसिल रिफ्लेक्ट द एज ऑफ इवोल्यूशन, मतलब कितना इवोल्यूशन है, कितना चेंजेस है, कितना परिवर्तन है, उतना आप बता सकते हैं। गिव अस द आइडिया अबाउट द पॉसिबल कॉज ऑफ एग्जिस्टेंस, वर्क एज द कनेक्शन लिंक बिटवीन द डिफरेंट स्पीशीज। सब फॉसिल हिस्ट्री क्या है सर? स्टेप 1, अब फॉसिल का हिस्ट्री देखो बेटा, मतलब कब से चालू हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, कितने स्टेप बना, कैसे कैसे कन्वर्शन हुआ, उसके बारे में हम लोग चालू कर रहे हैं। जरा देखिएगा, पहला स्टेप 1 क्या लिखना नहीं है, खाली देखना है बोर्ड में। ये किसका बता रहे हैं बेटा? हॉर्सेस का। घोड़ों में क्या चेंजेस आया सर? सबसे स्टेप 1 था बोला यूहिपस, फॉसिल डिस्कवर्ड फ्रॉम द नॉर्थ अमेरिका। कहां से मिला? नॉर्थ अमेरिका के फॉसिल से हमको डिस्कवर मिला। इवॉल्व्ड अराउंड द 60 मिलियन ईयर अगो। द साइज ऑफ दिस प्रिमिटिव हॉर्स वाज लाइक अ फॉक्स। किसकी तरह? फॉक्स की तरह इसका साइज था। पूरा फोर स्प्लिट, द फोर फिंगर, वन स्प्लिट, फर्स्ट फिंगर। बोला हिंड लिप जो होता 3 टोज, 2 स्प्लिट, फर्स्ट एंड फिफ्थ फिंगर में इससे चेंजेस आए। ये क्या था? यूहिपस में इस तरीके का हॉर्स भी दिखा गया। ये फॉक्स की तरह दिखाई देता था, इसमें डेवलपमेंट था, ऐसे पैर का स्ट्रक्चर था, तब बनाया गया। फिर स्टेप 2 क्या था बेटा? मेसोहिपस, इवॉल्व 40 मिलियन ईयर अगो। साइज था लाइक अ प्रेजेंट डे शिप, जो अभी के अंदर शिप जैसा होता है ना, उसके शेप का था। ठीक है, बोले 4 लिंब था, 3 फिंगर, 2 स्प्लिट, हिंड लिंब था 3 फिंगर, वेयर द मिडिल फिंगर वाज द लॉन्गेस्ट। फिर तीसरा क्या स्टेप था? बस खाली बताना इसमें चेंजेस क्या आ रहा है। मेरी चिपस इवॉल्व्ड अबाउट 25 मिलियन ईयर अगो। फिर 4 लिंब था, 3 फिंगर, हिंड लिंब था 3 फिंगर। फिर नेक्स्ट क्या है? एग्जाम में खाली स्टेप का याद रखना इंपॉर्टेंट है। पैलियोहिपस, पीलियोहिपस और इक्वस। मॉडर्न हॉर्स, जो अभी का हॉर्स है कौन सा है बेटा? उसको साइंटिफिकली इक्वस बोला जाता है। पूछता है एग्जाम, बहुत बार पूछा हुआ है। द साइंटिफिक नेम ऑफ प्रेजेंट मॉडर्न टाइप ऑफ हॉर्स इज कॉल्ड इक्वस। अच्छा, बोला है ये फिलियोहिपस क्या है बेटा? इवॉल्व्ड अराउंड 10 मिलियन ईयर अगो। 4 लिंब में 1 फिंगर है, 4 स्प्लिट है, और सेकंड वन फर्स्ट टो इज टोड हॉर्स है। सो इवॉल्व्ड अबाउट द 1 मिलियन ईयर अगो। How is this an evidence of evolution? अच्छा, evolution का evidence क्या मतलब? फिश था, amphibians था, reptiles था, bird था, mammal है। Number of organ species is increasing as चलिए फिर क्या बोला बेटा? बोला कनेक्टिंग द लिंक विद द मिसिंग लिंक। सर कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं दोज ऑर्गेनिज्म दैट आर इंटरमीडिएट बिटवीन द टू डिफरेंट ग्रुप ऑफ शेयर टू द कैरेक्टर्स। सिंपल कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं सर, एक ये था और एक ये मॉडल है। बोला सर, अगर आप बोला सर ईओहिपस से इक्वस में जो चेंजेस आया, क्या इसको कनेक्ट को करता है? हाँ, ये सब कनेक्टिंग ही। तो इससे डायरेक्टली इसमें कोई नहीं आया, इससे धीरे धीरे इसमें होते हुए आया। तो ये कौन है? कनेक्टिंग लिंक है, जो इससे इसको लिंक करा, इसको बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक। एग्जांपल दिया है, प्रोडक्ट दिया है, नोट दिया है, इसमें बताने लायक नहीं है, रीड खाली करना है। मिसिंग लिंक इसको बोलते हैं बेटा। मिसिंग लिंक का मतलब होता है इनमें से कोई एक बार जिस वाले इसके बारे में पता ही नहीं है, तो डायरेक्टली इससे हम इसके बारे में बोलने लगा, तो ये क्या हो? जो मिस हो उसको बोलेंगे हम लोग मिसिंग लिंक। The organism that are intermediate between the two group and the share the character of the both the group, but are now existence for the earth are called a missing link। अब इसका existence है missing link हो गया, मतलब मिस हो गया, तो ये आगे नहीं हो पा रहा। जैसे एनाकोंडा बात किया जाए तो मिस हो गया, इसके आगे वाला सिलेक्शन पता कर पाया कोई भी? क्यों लास्ट है, उसके बाद कोई है ही नहीं, तो ये मिसिंग हो गया। मतलब अब इसके बारे में इसकी बस यहाँ तक ही पता है। अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे, हम लोग का सिलेक्शन जब आएगा कोई नया आएगा, फिर कोई इवोल्यूशन हो सकता है कि अभी धरती में है और जिसका एग्जिस्टेंस खत्म हो चुका है, वो खत्म हो चुका है ही नहीं, तो वो क्या हो जाएगा? मिसिंग लिंक हो जाएगा। ठीक है, होमोलॉगस एनालॉगस स्ट्रक्चर से बोलते हैं बेटा। होमोलॉगस मतलब क्या होता है? द ऑर्गन दैट हैव अ सिमिलर ओरिजिन एंड द स्ट्रक्चर बट डिफरेंट इन शेप, साइज, फंक्शन आर कॉल्ड होमोलॉगस स्ट्रक्चर। इन एनिमल में मैमल है, मैमल में मैन भी होता है, फिर वेल भी होता है, बैट भी होता है, तीनों मैमल के अंदर आता है, लेकिन एक जैसा कैरेक्टर में होते हैं, होमोलॉगस बोलते हैं।
इन प्लांट में क्यूबिटा एंड थ्रोन ऑफ द ब्यूरीफिला इज अ होमोलॉगस, एक जैसा ही कैरेक्टर है। एनालॉग में क्या होता है, इसको बोलते हैं ऑर्गन, द ऑर्गन्स व्हिच हैव अ डिफरेंट ओरिजिन एंड द स्ट्रक्चर बट द परफॉर्म द सिमिलर फंक्शन इज कॉल्ड एनालॉग फंक्शन। डाउट है, मतलब डिफरेंट ओरिजिन है, फंक्शन लेकिन सेम। एक होता है वेस्टिगियल्स ऑर्गन, होता है द ऑर्गन व्हिच आर यूजलेस एंड फंक्शनलेस। आज बताया ना, जैसे अपेंडिक्स यूजलेस है, फंक्शनलेस है, मतलब उसका काम नहीं है, बस बॉडी के अंदर पड़ा हुआ है। द ऑर्गन व्हिच इज यूजलेस एंड फंक्शनलेस बट प्रेजेंट इन द बॉडी इज मच रिड्यूस्ड फॉर्म इज नोन एज द vestigial organ. The vestigial organ that have a cost their adaptive function still continue to the persist of the reduce the condition. It seemed as if evolution is a filtering the process. Example क्या है, vestigial organ in animal, so vermiform appendix, nictitating membranes, ये सब क्या है, नाम दिया हुआ है। Evolution in the heart ये बोला गया, तो evolution में meaning सब vegetable होता, fish, amphibian, reptile, avians, mammals. Let us understand in order. In fish में with the 2 chamber heart, अच्छा बताया गया था बेटा, fish में 2 चेंबर पड़ता है, फिर 3 चेंबर, फिर 3.5 चेंबर, फिर जहाँ 4 चेंबर बना है। तो इससे कहते हैं हार्ट का जो फॉर्मेशन दिया डायग्रामेटिकली आपको दिया हुआ है, एक बार जाकर अच्छे से कॉपी में देख लीजिएगा, मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा। इन बड़ा बड़ा चीज जैसा है, इसके अलावा मुझे लगता नहीं यहाँ पे बताना मुझे पड़ेगा। एक बार रीड करना, कोई टॉपिक अगर नहीं आया तो बोले तो बताऊंगा। अब टॉपिक चालू करता हूँ फटाफट में, एडॉप्टेशन। इसमें एक बार इवैल्यूएशन तक दोबारा देख लीजिए, कोई दिक्कत हमसे पूछ लीजिए, क्योंकि आप बताने लायक कुछ नहीं है, बस रीड करने लायक है। तो एडॉप्टेशन का टॉपिक हम चालू करने वाले, 2 मिनट देख लें। एक वर्ड आता है सबसे इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन एंड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का मतलब होता है कि डिफरेंट, यहाँ सुन रहा, पानी के अंदर बहुत सारे प्राणी रहते हैं, जिसमें मछली भी रहता है, हाँ, मैमल्स भी रहता है, हाँ, प्लांट्स भी रहता है, अलग अलग तरीके के लोग यहाँ रहते हैं। इनमें कॉमन फीचर्स क्या है बेटा, सबको पानी में तैरना आना चाहिए, सबको पानी का जो H2O होता है उसमें फिन्स के द्वारा, किस द्वारा, फिन्स के द्वारा उसको छान कर ऑक्सीजन को रिसीव करना आना चाहिए। हम लोग जो जमीन में रहने वाले प्राणी होते हैं वो कैसे सांस लेते हैं, लंग्स से, ऑक्सीजन एयर से लेते हैं, लेकिन पानी में रहने वाला को एयर कहाँ मिलेगा। तो पानी के अंदर जो वाटर H2O होता है, तो उसमें हाइड्रोजन का हटाना, ऑक्सीजन को रिसीव करना, इसके लिए एक फिन होता है मछली में, ठीक है, जिससे वो सांस लेता है। वैसे सारे एक्वाटिक एनिमल जो होते हैं उसके अंदर फिन्स पाया जाता है। तो ये बोला इसको ऐसे कन्वर्ट किया गया है जैसे फ्रॉग में दोनों पाया था, लंग्स भी और फिन्स भी। इसका मतलब जमीन में जिंदा रह सकते हैं और पानी में भी, क्योंकि जब पानी में जाता है तो फिन्स से सांस लेता है और जमीन आता है तो लंग्स से सांस लेता है। तो अगर दोनों आदमी है, दोनों जगह रहने वाला है, तो उसके अंदर दोनों फीचर्स होना चाहिए। तो यह बोला गया सर, एनालॉगी ऑर्गेनिज्म ऑर्गन से रिजल्टिंग इन द कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। सर होमो, ये एक जैसा होना चाहिए। अगर डाइवर्जेंट बोलेगा सर, एक जैसा प्राणी है, एक जैसा है लेकिन डिफरेंट कैरेक्टर्स कर रहा हूँ। एग्जांपल, इट इज द प्रोसेस वेयर द सिमिलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म डेवलप डिफरेंट फंक्शन। एक ही ग्रुप का है, ये अलग अलग काम कर रहे हैं। एग्जांपल सर, सब मैमल है, लेकिन मैन का बात करो फॉर ग्रेस्पिंग, टाइगर ले लो फॉर कटिंग एंड द प्रे द रनिंग, वेल का पकड़ लो फॉर स्विमिंग एंड द बैट पकड़ लो फॉर क्या बोला, फ्लाइंग, बोला फ्लाइट्स। क्या ये सब मैमल है कि नहीं है? सब एक ही स्पाइसेस का है, एक ही कैरेक्टर का है, हाँ, एक ही जर्मिनेशन का है, लेकिन इसका कैरेक्टर क्या सबका अलग अलग है। उसको बोलते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्जेंट मतलब अलग अलग होकर एक जैसा काम करते हैं, उसको बोलते हैं कन्वर्जेंट। एक जैसा कैरेक्टर्स में आने के बाद वो अलग अलग काम करता है, उसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट। कोई दिक्कत है? इसका डिफरेंस कर पाएंगे आप लोग? 2 पॉइंट लिख रहे हैं आपको, और कोई दिक्कत है बोलिए हमसे। चलिए आज का टॉपिक इवोल्यूशन तक ही रखते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो कल मॉर्निंग का फर्स्ट टॉपिक जो चालू करेंगे एडॉप्टेशन रखेंगे, कल छोटा टॉपिक रखेंगे जहाँ लंबा समय टालेंगे नहीं, कल एडॉप्टेशन खत्म करेंगे। थैंक यू, बाय।